Assalamu alaikum, my name is Sundar Babar and here is another video of biochemistry. ओके बेसिकली हमने लास्ट टाइम जो है बायोमोलिक्यूल्स एंड द सेल कवर कर रहे थे, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पे आएंगे क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स एंड द सेल बहुत ही बेसिक टॉपिक था और उसके जो आगे की डेफिनेशंस हैं वो हम लोग शॉर्ट्स में कवर कर लेंगे। तो इसका स्ट्रेस नहीं दीजिएगा कि वो नहीं आएगा, तो वो नहीं होगा, वो वीडियोस में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो आगे जाके कवर कर लेंगे शॉर्ट्स में। लेकिन अभी जो फ़िलहाल इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा था वो ये था कि कार्बोहाइड्रेट्स पहले समझ आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे जो कि उसमें काफ़ी बेसिक था। बायोमोलिक्यूल्स एंड द सेल, उसमें हम सब वही सब चीज़ें पढ़ रहे थे जो पहले भी हम पढ़ते रहे हैं इंटर में और 9 मैट्रिक में, तो काफ़ी इजी था। तो इस वजह से अभी उसको हम स्किप करें, लेकिन हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे शॉर्ट्स में, जिसको हम बहुत ही फ्रॉम 1 to 2 पैराग्राफ में एक हेडिंग को कवर करके और उसको एंड करेंगे, ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं समझेंगे। सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा डिटेल में समझना था और बुक में थोड़ा सा उसको बताया, जैसे बुक में आपको बताते हैं कि थोड़ा सा स्पेसिफ़िक तरीके से और थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से बता रहे होते हैं, तो वो काफ़ी थोड़ा इशू बन जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता। तो मैंने अपने नोट्स रेडी किए थे, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए और उस तरह आपको समझाना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, तो इस तरह आपको शायद ज़्यादा बेटर समझ में आ जाए। तो बेसिकली हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। Any of a large group of organic compounds occurring in foods and living tissues and including sugar, starch and cellulose, they contain hydrogen and oxygen in the same ratio as water, 2:1। ओके बेसिकली कोई भी ऐसा लार्ज ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फूड में अकर हो रहा हो, लिविंग टिश्यू में अकर हो रहा हो, किसी भी फूड में, चाहे वो शुगर में, स्टार्च में या फिर सेलुलोज में हो, तो उसके अंदर अगर हाइड्रोजन और मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक सेम रेशियो में होता है, जैसे कि वाटर में पाया जाता है, उसी तरह हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इस कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है उसी रेशियो में। तो बेसिकली यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ हम कंपेयर करें कि बता रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक कोई भी लार्ज ग्रुप होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? बेसिकली कार्बन अगर किसी भी एटम के साथ वही कोवेलेंटली लिंक्ड हो रहा है, मतलब और बहुत सारे मतलब एक दो एटम के साथ लिंक्ड हो रहा है, 2 और मोर एटम्स के साथ लिंक्ड हो रहा है कोवेलेंटली, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बहुत सारे कोई लार्ज ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कि फूड और लिविंग टिश्यूज़ में इंक्लूड हो रहा हो, या फिर शुगर में या फिर स्टार्च में या फिर सेलुलोज में, तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आपको शायद और बेटर समझ में आ जाए। दे आर द शुगर, स्टार्च एंड डाइट्री फाइबर्स दैट अकर इन प्लांट फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ये एक तो फूड मटेरियल होता है। हम लोग मतलब प्रोटीन इनटेक कर रहे होते हैं या और भी चीज़ें ले रहे होते हैं अपने खाने में, तो हमें पता होता है कौन सी चीज़ कार्ब है और कौन सी चीज़ प्रोटीन है, तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम प्रोटीन की तरफ जाएं। लेकिन कार्ब्स भी हमें लेने चाहिए क्योंकि इससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, तो कार्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली इसमें डेयरी फाइबर्स भी होते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स में भी पाए जाते हैं, जो हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें भी। Carbohydrates provide the body with glucose, which is converted to energy used to support body functions and physical activity। कार्बोहाइड्रेट जो है वो बॉडी को ग्लूकोज से प्रोवाइड करता है, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी की फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, यानी कि चलना, बैठना, लिखना, जो भी हमारा फिज़िकल एक्टिविटी का काम होता है, तो उसमें हमें एनर्जी की नीड होती है जो कि ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट अपने मतलब हम लोग फूड में टेक करते हैं, तो हमारी बॉडी में जाके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो हमारी एनर्जी की फॉर्म में हमारी बॉडी को प्रोवाइड होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ओके, लास्ट पॉइंट देख लीजिए। दे आर एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी स्टोरेज, बिल्डिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स, पेयरिंग प्रोटीन एंड असिस्टिंग इन लिपिड मेटाबॉलिज्म।
अच्छा, यहाँ पे आप लोग इस तरह इसको हेडिंग दे सकते हैं, इसको आप डेफिनेशन की हेडिंग देके इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको फंक्शन कह सकते हैं कि इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे भी आप इसको फंक्शन के उस पॉइंट में लेके आ सकते हैं। तो ये बेसिकली 2 पैराग्राफ्स आपके फंक्शन के हो गए और यहाँ पे आपने इसको डेफिनेशन की फॉर्म में कर दिया। यहाँ पे आप ये भी ऐड कर सकते हैं कोवेलेंटली लिंक्ड बॉन्ड्स, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत अच्छा एक आपका नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास बोल रहे हैं कि इसका जो फंक्शन क्या होता है, ये एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। एनर्जी की प्रोडक्शन करेंगे, किस तरह ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा। तो एनर्जी की प्रोडक्शन हो गई, एनर्जी को स्टोर करेंगे। एनर्जी को स्टोर करते हैं ताकि आगे जाके हमारी बॉडी में अगर कभी भी कार्ब्स कम हो जाते हैं या हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम है, एनर्जी नहीं है, तो यहाँ से हम स्टोरेज से एनर्जी यूज़ कर सकें। नेक्स्ट इज़ बिल्डिंग मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल्स पहले भी हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स एंड दी सेल में। और ये बेसिकली मैंने आपसे कहा था ये वर्ड बार बार आगे आएगा। एक मैक्रो और माइक्रो हमने पढ़ा था, सुपर मैक्रो भी पढ़ा था, तो उसमें सुप्रा भी हमने पढ़ा था, सुप्रा मॉलिक्यूल्स। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई भी ऐसा लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन एक लार्ज मॉलिक्यूल है, तो इसको हम कह सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। यानी ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर आप कार्ब्स ले रहे हो तो वो बिल्ड करते हैं कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल, तो इससे प्रोटीन भी बिल्ड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करें। स्पेयरिंग प्रोटीन, अच्छा अब ये प्रोटीन को स्पेयर करते हैं, यानी अगर प्रोटीन की अभी हमें लगता है कि अब इसको स्टोर करना चाहिए, स्पेयर करना चाहिए, और हमें ग्लूकोज काफ़ी मिकदार में और हमें प्रोटीन अभी थोड़ा स्पेयर करना है, काफ़ी है हमारे पास ग्लूकोज, तो हम लोग फिर प्रोटीन को स्पेयर कर देते हैं। और ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म में भी बहुत हेल्प करता है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म में असिस्ट करता है कि किस तरह से उसका मेटाबॉलिज्म ठीक रखा जाए और क्या किया जाए कि वो ठीक रहे। सो आई होप कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स के आगे का टॉपिक होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि उसमें इसके फंक्शंस वगैरह और इसकी टाइप्स वगैरह, और जो भी इसके आगे जाके हमारे पास बॉन्डिंग्स वगैरह होंगी वो भी हम समझेंगे। तो बेसिकली आपको जो समझ नहीं आया वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।